Hello everyone, welcome to the session. You are watching Brilliant Biology and I am your educator मोनिका यादव. आज के इस सेशन में हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चंस आपके बीएससी के सिलेबस जो आपका पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उनके टॉपिक से लिए गए हैं. ये क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ इन जब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उनको भी साथ में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, तो जिससे आपको आगे हेल्प मिलेगी. अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप लोग उनको इजीली सॉल्व कर पाओ. तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे. पहले क्वेश्चन में लिखा है इन विच टाइप ऑफ सिग्नलिंग द सेल दैट एक्सप्रेस द मैसेंजर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस रिसेप्टर. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सिग्नलिंग होती है जिसमें आपको पता है कि जो सेल 1 होती है, एक सेल किसी दूसरी सेल को यहाँ पर कुछ सिग्नल दे रही होती है. ये सिग्नल को हम कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसने सिग्नल दिया है, मैसेज दिया है और ये मैसेज इस सेल को रिसीव हुआ है. ये रिसीव करने के बाद जो सेल 2 होती है आपकी रिस्पॉन्स करती है. ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स हमने बहुत सारे पढ़े थे कि सेल में ग्रोथ होती है, सेल की अपोप्टोसिस होती है. जैसा ये सिग्नल और मैसेज आएगा वैसे ही सेल 2 रिस्पॉन्स करेगी. लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस सिग्नलिंग को क्या कहते हैं जिसमें एक सेल खुद ही यहाँ से मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है, मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल्स को यहाँ से इसने रिलीज किया और इसी के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं. मतलब सेल यहाँ पर एक ही है, वही मॉलिक्यूल्स को लिगेंड को रिलीज कर रही है और वही सेल अपने आप पर ही जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे उसको वो एक्सेप्ट कर ले रही है. यहाँ पे दूसरी सेल की जरूरत नहीं है. तो इस टाइप की सिग्नलिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. ऑटोक्राइन में एक सेल होती है, खुद ही अपने मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है और खुद ही उसको रिसीव करती है. इसके एग्जांपल्स हैं आपकी कैंसरस सेल. आपने देखा होगा कि जो कैंसर सेल होती है इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है. इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है कि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन करती हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन भी इसमें हो जाता है. तो ऐसा कैसे होता है, इसमें यही होता है कि आपकी जो सेल होती है, जो कैंसरस सेल होती है, ये यहाँ से ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करती है. ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये खुद की इसी की सेल के सरफेस पे जाके बाइंड कर जाते हैं और इसको सिग्नल देते हैं कि तुम और डिवाइड करो, और डिवाइड करो. इस चक्कर में कैंसर सेल आपकी बहुत सारा न्यूमरस डिवीजन करके ट्यूमर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, एक्सेसिव नंबर में सेल बन जाती है. ठीक, हेट्रोक्राइन सिग्नलिंग में ऐसा कुछ नहीं है. पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, इसमें दो सेल्स आपस में क्लोज होनी चाहिए. ठीक है, उनके बीच में अगर कुछ सिग्नल का एक्सचेंज हो रहा है तो वो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है. और इंडोक्राइन सिग्नलिंग में हमारे हार्मोन्स का यहाँ पर रोल आता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम का रोल आता है. ब्लड स्ट्रीम में आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं पर्टिकुलर एक साइट से और वो हार्मोन्स किसी दूसरी साइट पे जाके वर्क करते हैं. अब वो दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगे, तो वो पहुंचते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है इंडोक्राइन मैसेंजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड. अभी इससे पहले जस्ट मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये इंडोक्राइन ग्लैंड से आपके हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है और यही हार्मोन्स हमारे प्राइमरी मैसेंजर भी कहलाते हैं. ठीक है, लेकिन ये एक पार्ट से रिलीज होते हैं, दूसरे पार्ट के बॉडी में जाके अपना काम करते हैं. जैसे पेनक्रियास रिलीज कहाँ होता है, लेकिन काम वो आपको ऑल ओवर बॉडीज में करता है. तो इस टाइप के हार्मोन्स को या फिर हम क्या कहते हैं, मतलब इस टाइप के इंडोक्राइन मैसेंजर्स को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स. और ये कौन सी सिग्नलिंग करते हैं, ये इंडोक्राइन सिग्नलिंग यहाँ पे करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है the process by which extracellular signal messages translate into intracellular changes. अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो आप समझो. इसमें 2-3 टर्म्स आए. पहला आया एक्स्ट्रा सेलुलर, दूसरा आया इंट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब कोई चीज सेल के बाहर से आ रही है और इंट्रा सेलुलर का मतलब कोई चीज सेल के अंदर है. तो होता क्या है, तो यहाँ पर जो एक सेल होती है, ये सेल आपकी क्या करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर इसने रिलीज किया. इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं लिगेंड. ठीक है, ये लिगेंड बाइंड करते हैं किसी दूसरी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उस पे. तो ये बाहर से आ रहे हैं ना, इसके अंदर खुद नहीं प्रेजेंट है. तो ये एक तरीके से क्या होगा, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल होगा क्योंकि ये सेल के बाहर से आ रहा है. ठीक है, सेल इसे बाहर की तरफ सीक्रेट कर रही है और दूसरी सेल के लिए ये बाहर से आ रहे हैं. तो ये आए यहाँ पर और यहाँ पे आके ये बाइंड कर गए सेल 2 के पास.
अब सेल 2 जैसे ही इस लिगेंड से बाइंड होता है इसका रिसेप्टर, ये रिसेप्टर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। रिसेप्टर के एक्टिवेट होते ही सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जो सेल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसमें बहुत सारे सेल के अंदर इनसाइड सेल क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को ही जो सेल के अंदर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, तो पहला मैसेंजर जो बाहर से आया था और ये बाइंड किया था, ये था आपका प्राइमरी मैसेंजर। और जो सेल के अंदर बन रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, इस प्राइमरी मैसेंजर के बाइंडिंग के बाद वो कहलाएंगे सेकेंड मैसेंजर। और ये जो अंदर की पूरी प्रोसेस होती है इसे हम लोग कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। मतलब एक सिग्नल बाहर से आया है, उसको सेल के इंटीरियर में कैसे आगे पहुंचाया जा रहा है, वो प्रोसेस आपकी कहलाती है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब सेल सिग्नलिंग मतलब दो आपस के बीच में सेल में सिग्नलिंग हो रही है, उसे कहते हैं सेल एडहेशन। का मतलब होता है कोई सेल अगर ईसीएम से आपकी जुड़ी हुई है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से सेल यहाँ पे जुड़ी रहती है ताकि सेल भागे ना बॉडी में, तो उसे सेल एडहेशन कहते हैं। सेल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक सेल किसी पार्ट से निकाल के दूसरे सेल में उसको मतलब दूसरी जगह क्लोन कर देना, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कंटेन ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स। तो जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को शॉर्ट में हम लोग जीपीसीआर कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर है, मतलब ये बाहर की तरफ से किसी लिगेंड को रिसीव करते हैं। इन रिसेप्टर का क्या खास बात होती है कि ये मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इसका बाहर की तरफ एन टर्मिनल होता है और अंदर की तरफ सी टर्मिनल होता है। तो ये 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेन कहला रहे हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं, 7 टाइम्स कर रहे हैं, तो इनको हम लोग सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो जी प्रोटीन रिसेप्टर आपके कैसे होते हैं, 7 टाइम्स क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को। और ये जो क्रॉस करते हैं इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, अल्फा, इसमें होती है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। ठीक है, ये भी एक चीज आप लोग याद रखना कि जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड सेगमेंट है उसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करती हैं, इस वजह से इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब आपको ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने और बताना है जीपीसीआर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है, द एन टर्मिनल चेन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड सी टर्मिनल चेन इन इंट्रासेलुलर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जो जीपीसीआर ने क्रॉस करा है, बाहर इसका एन टर्मिनल है और अंदर इसका सी टर्मिनल है। ठीक है, हमने अभी यही तो डायग्राम में देखा, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें ट्रू लग रहा है। बाकी भी पढ़ के देख लेते हैं। इट कंटेन्स 5 ट्रांसमेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक सेक्शन। अभी तो हमने बोला कि ये 5 नहीं होते, ये कितने होते हैं, टोटल 7 बार इसको क्रॉस करते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स होते हैं। There are more extracellular loops than intracellular loops। ये तो अलग ही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बाहर की तरफ लूप्स ज्यादा होंगे, अंदर की तरफ कम होंगे, बल्कि बाहर की तरफ एन टर्मिनल बस होता है और ये बीच में बहुत सारे लूप होते हैं और अंदर की तरफ भी एक ही आपका सी टर्मिनल प्रेजेंट होता है। द बाइंडिंग रीजन ऑफ जी प्रोटीन इन्वॉल्व्स 2 एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स। ये बोल रहा है कि जो ये जीपीसीआर रिसेप्टर होता है, ये जीपीसीआर रिसेप्टर में अंदर की तरफ यहाँ पर जी प्रोटीन बाइंड करती है। तो जी प्रोटीन जहां पर बाइंड करती है, क्या वो 2 एक्स्ट्रासेलुलर लूप से बाइंड कर रही है? नो, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एन टर्मिनल जो चेन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में है। आप देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, वहां पर है, और जहां पर साइटोसोल प्रेजेंट है अंदर की तरफ, यहाँ पे सी टर्मिनल पे इसका इंट्रासेलुलर रीजन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोटीन काइनेज ए इज, ये ऑप्शन है आपके, कंप्लीटली इनहिबिटेड बाय साइक्लिक एएमपी, allosterically activated by cyclic AMP, affected by cyclic AMP only under unusual circumstances, activated by covalent binding of cyclic AMP। अब ये आपको ऑप्शन से बताना है पीकेए के बारे में। तो ये पूछ कहाँ रहा से क्वेश्चन, ये पूछ रहा है आपका जीपीसीआर का जो पाथवे चलता है साइक्लिक एएमपी वाला, वहां से पूछ रहा है। उसमें क्या देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि जैसे ही बाहर की तरफ से लिगेंड आता है, ये लिगेंड कौन सी प्रोटीन को अंदर की तरफ एक्टिवेट करता है, जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होती है, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है आपका एंजाइम एसी। इस एसी एंजाइम को ये एक्टिवेट कर देती है और ये एसी एंजाइम क्या करता है,
एटीपी को पकड़ता है और उसको साइक्लिक एएमपी में तोड़ने लगता है। ये जो साइक्लिक एएमपी है हमारा, यही हमारा क्या है, सेकंड मैसेंजर है। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, साइक्लिक मैसेंजर जो है आपका एएमपी, ये प्रोटीन काइनेस ए मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। बट कैसे एक्टिवेट करता है, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जो आपका ये है प्रोटीन काइनेस ए, ये प्रोटीन काइनेस के पास 4 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये हमारा एंजाइम है प्रोटीन काइनेस ए, शॉर्ट में से हम लोग पीकेए कहते हैं। इसके पास 4 यूनिट होती हैं, 1 2 3 4। इसमें से जो 2 यूनिट होती हैं वो होती हैं रेगुलेटरी यूनिट्स, और जो बची हुई 2 यूनिट्स होती हैं वो होती हैं कैटालिटिक यूनिट्स। ठीक है, अभी जो रेगुलेटरी यूनिट्स है, काम कौन करना है, इन कैटालिटिक यूनिट्स का वर्क करती हैं, ये लोग काम करती हैं। लेकिन इनके काम को कौन रोकता है, मतलब इस कैटालिटिक यूनिट को पकड़ के रखता है रेगुलेटरी यूनिट, इसको ये इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, ये इसको रोक के रखता है। तो ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है, हमारा साइक्लिक एएमपी आता है और जाके इस रेगुलेटरी यूनिट पे बाइंड कर जाता है। जैसे ही ये बाइंड करता है, यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और रेगुलेटरी यूनिट अलग हो जाती है आपकी, और साइक्लिक यूनिट, आपकी जो कैटालिटिक यूनिट है वो अलग हो जाती है और जाके ये अपना काम करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेगुलेटरी यूनिट थी उसने कैटालिटिक यूनिट को छोड़ दिया है कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से। कन्फर्मेशनल चेंज जहां पर आ गया, वहां पर आप एलोस्टिकली एक्टिविटी की बात करते हो, और तो यहाँ पर सेकंड मैसेंजर जो साइक्लिक एएमपी वो एक्टिवेट कर रहा है, काम करने के लिए कैसे कर रहा है, रेगुलेटरी यूनिट से बाइंड करके उसके कन्फर्मेशनल को चेंज कर दे रहा है, जिसकी वजह से रेगुलेटरी यूनिट है वो अलग हट जा रही है और कैटालिटिक यूनिट जाके आपका यहाँ पर काम करती है, ये दोनों यूनिट जाके, इस वजह से ये यहाँ पर एक्टिविटी कर पाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेलाइजेस द कटिंग ऑफ PIP2 इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ IP3 एंड डाइएसाइलग्लिसरॉल इन द सेल। ठीक है, सेल सिग्नलिंग में बात कर रहे हैं। सेल सिग्नलिंग में जो आपकी दूसरी सिग्नलिंग चलती है उसमें एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करता है और 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। मतलब कैसे, मान लीजिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका PIP2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ये एक तरीके का लिपिड मॉलिक्यूल है। इस लिपिड मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है, अभी आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में देखना, तब तक आप लोग देख लो कि ऑप्शन में कौन सा एंजाइम हो सकता है। एक एंजाइम आता है और इस PIP2 इस लिपिड को ब्रेक करता है 2 चीजों में, एक बनाता है वो IP3 मॉलिक्यूल और दूसरा बनाता है आपका डैग मॉलिक्यूल। ये डैग मॉलिक्यूल को डाइएसाइलग्लिसरॉल कहते हैं। ये मेम्ब्रेन में चला जाता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक का होता है, तो ये मेम्ब्रेन में चला जाता है वापस। वहीं जो IP3 है ये आगे जाके काम करता है और कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाता है। ठीक है, तो ये एंजाइम का नाम बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो PIP2 को यहाँ पर मेम्ब्रेन से क्लीव कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो इस एंजाइम का नाम है जो PIP2 को ब्रेक करता है IP3 और डैग में, इसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PLC। ठीक है, PLC एंजाइम होता है जो कि PIP2 को क्लीव करता है। तो रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट में आपको इसको रफ करके बताती हूँ। तो यहाँ पे जो PIP2 है वो मेम्ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि PIP2 को ब्रेक करता है कौन सा एंजाइम, PLC, और बनाता है IP3 प्लस डैग। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये काम चलता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉस्फोकाइनेस C होगा नहीं, PLC होगा, लिपोकाइनेस कुछ नहीं होता है, फॉस्फोडाइस्टरेज C कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, इस सिग्नलिंग में इसका रोल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया है फॉस्फोलाइपेज C। एक और चीज, अगर आपको कहीं पर फॉस्फोलाइपेज जीटा मिल जाए, ठीक है, जीटा, तो वो आपका कहाँ पे काम कर रहा है, वो आपका काम करेगा यहाँ पर आपका जो स्पर्म एक्टिवेशन होता है उसमें जो कैल्शियम का रोल होता है, वहां पर ये फॉस्फोलाइपेज C ना होकर फॉस्फोलाइपेज जीटा काम करता है। ठीक है, PLC जीटा इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, उसका नाम आपको बताना है जो कि बनाता है साइक्लिक AMP को ATP से। ठीक है, वही GPCR वाली सिग्नलिंग आ गई है। GPCR में आपने क्या देखा था, GPCR में G प्रोटीन होती है, G प्रोटीन एक्टिवेट करती है एक पर्टिकुलर एंजाइम को, और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम आपका ATP को पकड़ता है और उसको तोड़ता है साइक्लिक AMP में। ठीक है, ये काम करता है। तो आपको बताना है वो कौन सा एंजाइम है, तो उसका नाम है
एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है, ये वाला एंजाइम है, शॉर्ट में इसे हम लोग एसी एंजाइम भी कहते हैं। ये एंजाइम आपका जीपीसीआर में काम करता है। बाकी टायरोसिन काइनेज नहीं होगा, पॉलीमरेज नहीं होगा, एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। एडिनाइलेट साइक्लेज आपका एटीपी को साइक्लिक एएमपी में तोड़ता है। इसके नाम में देखो एडिनाइलेट साइक्लेज आ रहा है, मतलब ये एटीपी को क्या करेगा, साइक्लिक फॉर्म में चेंज करेगा, एएमपी फॉर्म में, साइक्लिक एएमपी को बनाएगा ये, ठीक। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, अब आपको बतानी कौन सी रिएक्शन जो है एडिनाइलेट साइक्लेज कराता है। अब आप लोग पढ़ो, द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, द कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक एएमपी टू एएमपी, द कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक एएमपी टू एटीपी, द कन्वर्जन ऑफ एएमपी टू साइक्लिक एएमपी, ठीक है, बहुत इजी है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में तोड़ता है, भूलना नहीं। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में तोड़ता है, ठीक है। पहले एटीपी जो सेल के अंदर जितना भी एटीपी प्रेजेंट होगा उस एटीपी को ये क्या करेगा, उसके साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक एएमपी में ये तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन अ जी प्रोटीन इंटरैक्ट्स विद अ रिसेप्टर। मतलब ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो जीपीसीआर रिसेप्टर है, इस पे जब लीगेंड आके बाइंड करता है, ये जीपीसीआर है, और जब लीगेंड इस पे बाइंड करता है तो इधर इसकी जी प्रोटीन होती है जो कि एक्टिवेट हो जाती है। ये जी प्रोटीन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, तो एक्चुअली में जो ये जी प्रोटीन है ये एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है। ट्राइमेरिक का मतलब आप लोग ने पढ़ा होगा कि इसके पास 3 सब यूनिट है। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा एंड गामा, इन 3 सब यूनिट से मिलकर ये जी प्रोटीन बनी होती है। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो जी प्रोटीन लगी होती है उसकी अल्फा यूनिट और गामा यूनिट मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, लेकिन इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम करती है बीटा यूनिट, ठीक है। तो मेम्ब्रेन से अटैच है अल्फा और गामा, और जोड़ने का काम करती है बीटा यूनिट। जैसे ही लिगेंड आता है और यहाँ पर रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, जी प्रोटीन स्प्लिट कर जाती है। स्प्लिट करके ये मेम्ब्रेन में अल्फा यूनिट को नीचे कर देती है और मेम्ब्रेन में बीटा और गामा यूनिट को भेज देती है। तो ये अल्फा यूनिट मोनोमेरिक फॉर्म में टूटती है और बीटा गामा एक डाइमर बना के अलग हट जाते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, यहाँ पे आपको पढ़ के देखना है। पहला ऑप्शन दे रहा है, द जी प्रोटीन इज स्प्लिट इनटू गामा सब यूनिट एंड अल्फा बीटा डाइमर। क्या ऐसा होता है, आप डायग्राम में देखो, ये बोला है कि अल्फा बीटा डाइमर बनाता है। नो, यहाँ पे तो अल्फा बीटा डाइमर नहीं बना है, तो ये गलत। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, द जी प्रोटीन इज स्प्लिट इनटू बीटा सब यूनिट एंड अल्फा गामा डाइमर। क्या यहाँ पे अल्फा और गामा डाइमर बन रहा है? नो, ये भी ऑप्शन गलत है। द जी प्रोटीन इज स्प्लिट इनटू अल्फा सब यूनिट एंड बीटा गामा डाइमर। हाँ, ये ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पर देखो अल्फा सब यूनिट और बीटा गामा डाइमर बना है। सेम यहीं से यहाँ पे अल्फा सब यूनिट और बीटा गामा डाइमर आपका बनता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है जीन्स विच आर एक्टिव ऑल द टाइम। ऐसे जीन्स जो हमेशा एक्टिव होते हैं और कुछ सब्सटेंस की सिंथेसिस करते हैं जो सेल की नीड होती है, उन जीन्स को क्या कहते हैं? तो वो जीन्स जो सेल में हमेशा एक्टिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। ठीक है, हाउस कीपिंग जीन्स का मतलब घर की रखवाली कर रहे हैं, हमेशा वो वहां पर एक्टिव रहेंगे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि ऑल द टाइम जो एक्टिव रहते हैं, एक्टिव ऑल द टाइम, वो कौन से जीन्स कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके हाउस कीपिंग जीन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरफ कॉलम 1 में आपको यहाँ पर कुछ एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनका क्या वर्क है वो दिया गया है, तो आपको इसमें से मैच करना है। तो सबसे पहले एक कॉलम में है हेलिकेस। ठीक है, अब हेलिकेस क्या करता है? तो हेलिकेस का नाम है जो डीएनए का हेलिक्स होता है उसे ओपन करता है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, नो। जॉइंट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स, नो। अनवाइंड्स डीएनए हेलिक्स, यस बिल्कुल, डीएनए का जो हेलिक्स है उसे अनवाइंड करता है। तो ए का हो गया ओ। ठीक है, ए का हमारा हो गया ओ। फिर है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, अगर मुझे इसका नहीं भी पता तो मैं जिसको अभी होल्ड के रखती हूँ, पहले हम वो देखते हैं जो हमें पता है। ठीक है, फिर है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? हमें पता है क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस करता है। तो डीएनए की सिंथेसिस इसमें जा रहा है क्यू ऑप्शन। तो यहाँ पर बी का भी हमें होल्ड करते हैं, सी का हो गया हमारा ऑप्शन क्यू। डीएनए लाइगेज कहता है, लाइगेज काम होता है ज्वाइन करने का। तो ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स मतलब ये एन वाला, तो डी का हो गया आपका एन ऑप्शन। ठीक है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। अमीनो एसाइल सिंथेटेज क्या करता है? आपके जो क्या कहते हैं
जो क्या कहते हैं एक्टिवेशन होता है ना, मतलब जैसे टीआरएनए है, टीआरएनए क्या लेकर आता है अपने ऊपर, अमीनो एसिड लेकर आता है, तो इसको तो एक्टिवेट करना पड़ेगा ना पहले, ये एक्टिवेट हो जाएगा तभी काम करेगा। इसको एक्टिवेट कौन सा एंजाइम करता है, इसको अमीनो एसिड सिंथेसाइज करता है, मतलब इसका ऑप्शन आपका चला गया एम, तो यहाँ पर ई का हो गया एम, ठीक है। फिर बचा आरएनए प्राइमेज करता है, आरएनए सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, तो एफ का हो गया आर। हमारे पास क्या बचा, ये बचा पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन टू अमीनो एसिड, तो इसका हमारा हो गया पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का, मतलब बी का हो गया हमारा पी। अब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज मतलब आपको पता है कि जब टीआरएनए मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे करके अमीनो एसिड को जोड़ता रहता है और अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड की चेन बाहर निकलती है, तो इन अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, इन अमीनो एसिड के बीच में होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये आपको ये सारे एंजाइम्स हो गए और ये सारे उसके वर्क हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना एंजाइम का रोल देखने को मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लैकोपेरोन से है क्वेश्चन आपका, द स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लैकोपेरोन ट्रांसक्राइब एमआरएनए व्हिच इज कॉल्ड, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रोनिक, रिप्लिकेटिव, मोनोकैरियोटिक, मोनोसिस्ट्रोनिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो लैकोपेरोन में हमने देखा था कि लैकोपेरोन में यहाँ पे कुछ आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, इनके पास इनका खुद का प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है और इस तरफ रिप्रेसिबल प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे जीन्स को बहुत सारे जीन्स होते हैं, मतलब यहाँ पर आपका बी, जेड, वाई, ए, बहुत सारे यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जीन्स बहुत सारे मल्टीपल जीन्स है, बस इनके पास क्या है, इनके पास कॉमन प्रमोटर है, एक ही सिंगल प्रमोटर है और एक ही सिंगल ऑपरेटर है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, मतलब पॉली का मतलब बहुत सारे, मैनी, एंड सिस्ट्रोनिक का मतलब फंक्शनल कोडिंग वाले जो जीन्स होते हैं। तो मैनी जीन्स विद हैव सिंगल प्रमोटर एंड सिंगल ऑपरेटर, कॉमन प्रमोटर एंड कॉमन ऑपरेटर, उसे हम लोग पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। तो लैकोपेरोन किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसिस्ट्रोनिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द स्ट्रेच ऑफ कोडॉन बिटवीन एयूजी एंड स्टॉप कोडॉन। आपने देखा होगा कि जो आपका जो एमआरएनए होता है उसमें एयूजी स्टार्टिंग कोडॉन होता है और फिर स्टॉप कोडॉन आते हैं जो कि आपके 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप कोडॉन मान लीजिए कोई प्रेजेंट है, तो ये स्टार्ट कोडॉन इसे कहते हैं एयूजी को, और स्टॉप कोडॉन कहते हैं इनके बीच में जो भी आपके बेसिस प्रेजेंट है, यहाँ पे टी, ए, जी, सी, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक्सेट्रा, यहाँ पर इनको कोड किया जाता है और इन्हीं की यहाँ पे प्रोटीन बनती है। तो इस रीजन को क्या कहते हैं, जहां से स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम, क्योंकि इसी को ओपन है, ये इसको रीड करके यहाँ पे प्रोटीन बनाई जाएगी, तो इसे हम लोग कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। याद रखिएगा, स्ट्रेच ऑफ कोडॉन बिटवीन एयूजी एंड स्टॉप कोडॉन के बीच के जो रीजन है उन्हें हम लोग कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, the transcription initiation factor associated with RNA polymerase as holo enzyme in prokaryote, ठीक है। RNA polymerase में कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि जब तक नहीं जुड़ता है तब तक RNA polymerase holo enzyme नहीं कहलाता है, तो वो आपका सिग्मा। ये इनिशिएशन फैक्टर है, ये जब आएगा तभी वहां पर अच्छे से बाइंडिंग होगी, तभी वो अच्छे से पहचान लेगा और आगे क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ये वही वाला पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है जिससे पहले मैंने आपको बताया। मतलब ये क्या करता है, ये करता है जो अमीनो एसिड है, इन अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये बॉन्डिंग कहलाती है पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड को कौन बनाता है, तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका 20S आरएनए में, मतलब राइबोसोमल आरएनए का एक पार्ट होता है 23S, वहां पर प्रेजेंट होता है। यस, ये पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है। यस, ये राइबोसोम का कंपोनेंट होता है। यस, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो मतलब आपका डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल आर 3 आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, वेट अ मिनट, सिस्ट्रॉन इज अ, सिस्ट्रॉन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस डीएनए है, फंक्शनल यूनिट डीएनए है जो कि पर्टिकुलर कोड करती है किसी जीन प्रोडक्ट को। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, या ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि रिमूव हो जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू। तो आपको पता है कि ये एक कोडिंग सीक्वेंस तो है, बट ए वाले ऑप्शन से ज्यादा अप्रोप्रिएट डी वाला ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये फंक्शनल यूनिट है डीएनए मॉलिक्यूल की जो कोड करती है पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट को। यस, तो 23 का बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, इन अ न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजन बेस इज जॉइंट टू द शुगर मॉलिक्यूल बाय,
मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका शुगर मॉलिक्यूल होता है, इस शुगर मॉलिक्यूल में फिर से बनाते हैं आपको, जैसे डीएनए मॉलिक्यूल में आपको क्या डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए है, इस डीएनए में यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपके, ये बनाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। मतलब अगर हम शुगर मॉलिक्यूल की बात करें, इस शुगर मॉलिक्यूल में यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, तो ये बॉन्ड कौन सा होता है, ये बॉन्ड होता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और ये पेंटोज शुगर, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए हैं। इसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर, सिग्नलिंग एंड लैकोप्रॉन्स के क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस को, बायोटेक के क्वेश्चंस को एंड डीएनए एप्लीकेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा एंड कीप स्टडिंग गाइस। बाय बाय एवरीवन।